हिंदी से अंग्रेजी तक की यात्रा के अनमोल सूत्र के एपिसोड 2 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, हमारी इस यात्रा में वो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कि जिस प्रकार से कि किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ खास चीजों की आवश्यकता होती है जिसके बिना वो नहीं बन सकता है, उन्हें हम उसका अवयव या अंग्रेजी में उसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। उसी प्रकार से वाक्य बनाने के लिए चाहे वो वाक्य एक शब्द का हो, चाहे वो 4 पेज का एक वाक्य हो, लेकिन उस वाक्य को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, हम सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम प्रत्येक कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे कि उन कंपोनेंट्स के भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, और उनमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। और प्रत्येक कंपोनेंट्स में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पाए जाते हैं, उनका उसमें स्पेसिफिक खास स्थान क्या क्या होता है प्रत्येक कंपोनेंट में। ये बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये एक ऐसी चीज है कि जिसका पता आपको चल जाए तो गलती से भी आपसे कोई गलती लिखने में या बोलने में हो नहीं सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आप बहुत ही रोचक और अति उपयोगी पाएंगे। और कड़ी दर कड़ी बातें जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोई कड़ी अगर छूट गई तो पूरी बात आपके समझ में नहीं आएगी और ना ही आप उसका पूरा उपयोग कर पाएंगे। जो वाक्य के कंपोनेंट्स है जिन्हें हम अवयव कहते हैं, वो अवयव है नंबर 1 में है वो है सब्जेक्ट, नंबर 2 में है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 में है मेन वर्ब जो उसके बाद आता है, नंबर 4 में है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो उसके बाद आता है, और 5वें नंबर पे आता है फ्रेज जो उसके बाद आता है। ये ही 5 कंपोनेंट हैं जिनसे कि वाक्य बनता है। और अगर हमें वाक्य को और लंबा करना हो तो हम उसमें छठा कंपोनेंट है, और वो है सेंटेंस कनेक्टर, जिसे हम जोड़ते चले जाए तो वाक्य की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, और फिर जितना लंबा वाक्य आपको बनाना है उतना लंबा वाक्य आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के कंपोनेंट क्या क्या है। सब्जेक्ट के कंपोनेंट, सब्जेक्ट कौन हो सकता है? इस धरती पर 2 ही चीज पाई जाती है, एक तो कारण है, दूसरा प्रभाव है। बिना कारण का कोई प्रभाव हो ही नहीं सकता, और जो कारण है वही तो सब्जेक्ट है, वही तो करता है। तो कारण कौन है? नाउन है या प्रोनाउन है? तो जो कारण है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के जो और कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट तो नाउन या प्रोनाउन खुद है। इसलिए यहां पे सब्जेक्ट में आएगा नाउन, फिर जो आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब, और प्लस में जो भी अन्य जो शब्द हैं जिनका क्रम अभी हमने आपको बताया है, उस क्रम में ही वो आएंगे। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय में राम नाउन है और राम सब्जेक्ट भी है। I am going to market, इसमें I जो है वो प्रोनाउन है, जो किसी न किसी नाउन की जगह पे आया है, वो सब्जेक्ट है। दूसरा इसका कंपोनेंट है बी में, इसका कंपोनेंट जो है वो है कि नाउन के ठीक पहले कोई एडजेक्टिव आ सकता है जो नाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे कि ए ब्यूटीफुल गर्ल was standing on the bus stop। यहां कंपोनेंट क्या हो गया? यहां कंपोनेंट हो गया कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये सब्जेक्ट होगा। उसके बाद जो क्रम है सारे कंपोनेंट्स का, उस क्रम में वो आगे आएंगे जो उस वाक्य में जिनकी आवश्यकता है। जिन कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं है उसका जगह खाली रहेगा। तीसरा कंपोनेंट है
वो तीसरा कंपोनेंट क्या है सब्जेक्ट का? तीसरा कंपोनेंट है कि यदि सब्जेक्ट में नाउन है और नाउन के ठीक पहले कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने के लिए एडवर्ब उस एडजेक्टिव के ठीक पहले आएगा और इस प्रकार से उसका कंपोनेंट हो जाएगा कि कोई आर्टिकल प्लस में एडवर्ब प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन प्लस में जो बाकी कंपोनेंट का जो क्रम है 2 3 4 5 6 जो भी है वो उसी क्रम में आएंगे। और उसका एग्जांपल लेते हैं हम कि अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल वाज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप। इसमें वेरी एक आर्टिकल है और जो है वेरी जो है वो एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर में हम और भी इससे अलग विस्तार में चर्चा जब हम सेंटेंस पे आएंगे तब बताएंगे कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा वो तय जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट करता है, जिसकी चर्चा हम जब सेंटेंस सेक्शन में आएंगे, जब वाक्य कराना आपको शुरू करेंगे तो वहां पे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, वहां हम आपको बताएंगे और क्लियरली आपको समझ में भी आएगा और आपको करने में भी आसानी रहेगी। दूसरा जो कंपोनेंट है जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है वो दूसरा कंपोनेंट होता है, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के हमारे पास में जो है 3 सेट होते हैं और उन 3 सेट में पहले सेट में एमिजार जैसे प्रेजेंट में आता है, पास्ट में वाज वेयर उसकी जगह आता है, फ्यूचर में उसकी जगह पर विल बी या शैल बी ही आता है। ये पहला सेट है हेल्पिंग वर्ब का। दूसरा सेट है हेल्पिंग वर्ब का जिसमें कि प्रेजेंट में आता है हैज हैव, पास्ट में आता है हैड, फ्यूचर में आता है विल हैव शैल हैव। और जो थर्ड सेट है हेल्पिंग वर्ब का उसमें आता है हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आपको हम इन तमाम का कितने अर्थों में इनका प्रयोग बोलने में या लिखने में होता है उसकी चर्चा जब सेंटेंस सेक्टर में आएंगे, सेक्शन में आएंगे तो आपको एक एक का बताएंगे, जिसमें गलती से भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। उसके ये सब जो बताया 3 सेट ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो वाक्य में बिना मेन वर्ब के भी आ सकते हैं। और दूसरा जो चौथा सेट है वो चौथा सेट हेल्पिंग वर्ब का वो सेट है जिसमें कि वो बिना मेन वर्ब के वाक्य में नहीं आ सकते हैं और वो सेट है प्रेजेंट में आता है डू या डज। ध्यान रहे कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब भी है और डू या डज मेन वर्ब भी है। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो ये बिना मेन वर्ब का नहीं आएगा। पास्ट में जो है वो हो जाता है डिड, फ्यूचर में विल और शैल, ये बिना मेन वर्ब के वाक्य में नहीं आते हैं। साथ में ये याद रखना है हमें कि जो मोडाल्स है ये मोडाल्स कभी भी वाक्य में जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके ही स्थान पर आएगा। अब यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है, अब सवाल ये होता है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अधिक से अधिक कितना हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और कम से कम कितना हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। तो हम बता दें आपको कि किसी भी वाक्य में कम से कम जो है 0 हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसे कि राम जाता है, राम गोज, हम खेलते हैं, वी प्ले। इन दोनों ही सेंटेंस में हम देखते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। गोज मेन वर्ब है और प्ले जो है वो भी मेन वर्ब है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे 0 हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस। दूसरा होता है कि किसी भी वाक्य में कम से कम जो है 0 हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, गीता वाज अ गुड सिंगर। इज यहां पे और वाज यहां पे सिंगल हेल्पिंग वर्ब है जो यहां पे सब्जेक्ट के ठीक बाद आया है। उसके बाद वाक्य में जब 2 हेल्पिंग वर्ब लगातार आते हैं तब क्या होता है, जैसे
राम हैज बीन सिक फॉर 2 days. राम 2 दिनों से बीमार है. मोहन 2 दिनों से अनुपस्थित था. मोहन हैड बीन एब्सेंट फॉर 2 days. इसमें हम देखते हैं कि हैज बीन और हैड बीन ये 2 हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की ठीक बात आए हैं. और तीसरा और सबसे लास्ट ये है कि किसी भी वाक्य में ये याद रखें कि अधिक से अधिक 3 हेल्पिंग वर्ब लगातार आ सकते हैं. कैसे? जैसे कि वह इस स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ रहा होगा. He will have been studying in this school for 2 years. Will पहला हेल्पिंग वर्ब है, have दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, been तीसरा हेल्पिंग वर्ब है. इस प्रकार से जो है किसी भी वाक्य में कम से कम सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, 0 हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, और अधिक से अधिक 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, लगातार आ सकता है. इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना है यहां पे कि नो या नॉट का जो स्थान है वाक्य में वो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा. नो या नॉट का प्रयोग हमेशा पहले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. जैसे कि ही इज नॉट ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है, इसके बाद आया है. आई हैव नो मनी, पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है. ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सवेरे से नहीं सो रहा होगा, सिंस मॉर्निंग. He will not have been sleeping since morning. Will के बाद not आया है. वह 2 दिनों से बीमार नहीं है. He has not been sick for 2 days. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है. इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मोडाल्स अगर किसी वाक्य में आता है तो हमें ये याद रखना है कि मोडाल्स वाक्य में हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आता है. इज दैट क्लियर? जैसे कि तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क. मोडाल्स कभी बिना मेन वर्ब का नहीं आता है. मोडाल्स बिना दूसरे हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है लेकिन विदाउट मेन वर्ब नहीं आ सकता है. यू कैन डू दिस वर्क. He may have gone, वो चला गया होगा. He may have gone. अब यहां पे may जो है वो आया फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, और सेकंड हेल्पिंग वर्ब जो अपनी जगह पे है. may के बाद have आया है तो may मोडाल्स हो गया और have जो है सेकंड हेल्पिंग वर्ब हो गया. और इसके बाद जो ये नो या नॉट की पोजीशन हमने जान लिया कि कहां आता है. मोडाल्स की पोजीशन हमने जान ली. किसी भी वाक्य में कम से कम कितना हेल्पिंग वर्ब आता है उसकी चर्चा हमने कर लिया. किसी वाक्य में अधिक से अधिक लगातार कितने हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं उसकी चर्चा हमने कर ली. अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर कोई वाक्य इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो तो 2 तरह के वाक्य होते हैं. एक वो जो क्या प्लस करता होता है, जो क्या से शुरू होता है और क्या के ठीक बाद करता आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वाक्य का अंश आता है. जैसे क्या हुआ राम है, क्या हुआ गीता थी, क्या हुआ राम है, इज ही राम, क्या हुआ गीता थी, वाज सी गीता, क्या हुआ जा रहा था, वाज ही गोइंग. ध्यान रहे कि जब क्या से कोई वाक्य हिंदी में शुरू होता है और क्या के ठीक बाद करता आता है तो सिर्फ और सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब, और अगर उसमें मोडाल्स है तो मोडाल्स सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाएगा. जो अभी हमने एग्जांपल से देखा. क्या तुम यह काम कर सकते हो, क्या हुआ, कैन यू डू दिस वर्क. क्या उसे यहां आना चाहिए, शुड ही कम हियर, मोडाल्स है, सब्जेक्ट के ठीक पहले आ गया है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
नो या नॉट की पोजीशन जो है, चूंकि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक पहले आ गया है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर अकेला आता है तो वह सब्जेक्ट के ठीक बाद आंख मूंद के डाल देना है। क्या राम नहीं जा रहा है? इज राम नॉट गोइंग? क्या वह नहीं पढ़ रहा है? इज ही नॉट स्टडीइंग? क्या तुम यह काम नहीं कर सकते हो? कैन यू नॉट डू दिस वर्क? लेकिन अगर कंबाइंड स्टेट में आता है नॉट से इजंट, आरंट, वाजंट, तो ये सब्जेक्ट के पहले भी नॉट जो है कंबाइंड स्टेट में इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है। जैसे इजंट, वो नहीं जा रहा है? इजंट ही गोइंग? क्या वो नहीं पढ़ रहा है? इजंट ही स्टडीइंग? क्या वो यह काम नहीं कर सकता है? कांट ही डू दिस वर्क? तो वो कंबाइंड स्टेट में आ गया। तो हमने अभी हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की, उसमें से उनकी पोजीशन की चर्चा की। उसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो कारण और प्रभाव। प्रभाव जिस चीज को पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है? एक्शन का। एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है, जिसमें किसी नाउन पे एक्शन का प्रभाव पड़ता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम खाता है, उसे मजा आता है। फल कौन भुगतता है? आम। तो क्रिया का फल, एक्शन का जो फल है, इफेक्ट है, वो जिस नाउन पे पड़ता है वह ऑब्जेक्ट है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट में चूंकि ये नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, इसलिए नाउन ग्रुप के जो वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव है जो नाउन के ठीक पहले आता है, एडवर्ब उस एडजेक्टिव के ठीक पहले आता है, जो है वो मेन वर्ब के ठीक बाद आता है। ऑब्जेक्ट के ग्रुप के जो वर्ड्स है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, उसने आम खाया, ही एट अ मैंगो। यहां मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। उसने पका आम खाया, ही एट अ राइपेन मैंगो। राइपेन एडजेक्टिव है जो आम की विशेषता बताता है। उसने बहुत पका आम खाया, ही एट अ वेरी राइपेन मैंगो। यहां वेरी हो गया एडवर्ब, राइपेन हो गया एडजेक्टिव और नाउन। नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब। एक चीज हमें याद रखना हमेशा कि गलती से भी हमें कभी किसी नाउन के ठीक पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना है।